नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के 2 दिवसीय फ्रांस दौरे की। बात होगी कपूरथला हाउस में चली आपकी बड़ी बैठक की। साथ ही बात करेंगे दिल्ली सीएम के नए चेहरे की। खबरों में आगे बात होगी रणवीर इलाहाबादिया के विवादित सवाल पर क्यों मचा हुआ है बवाल। बात करेंगे महाकुंभ में उमड़े जनसैलाब की और छत्तीसगढ़ में हुए नगर निकाय चुनाव की। आप विधायक अमानतुल्लाह खां पर पुलिस के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। और खबर में आगे बात होगी राहुल गांधी के मानहानि मामले की। फिटजी कोचिंग सेंटर पर पुलिस और साइबर क्राइम के द्वारा किए गए बड़े एक्शन की। खबर के अंत में बुलंदशहर में हो रहे वायरल फोटो की बात होगी। और अब चलिए आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा पर पेरिस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों ने गर्मजोशी से उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शिखर सम्मेलन से पहले एक विशेष रात्रि भोज में हिस्सा भी लिया, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं भी की, जो भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा अहम भी मानी जा रही है। दोनों नेता पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। पेरिस में आयोजित हो रहे इस एआई के वैश्विक गवर्नेंस को मजबूत करने पर भी केंद्रित करेगा। इस सम्मेलन का मकसद एआई को अधिक समावेशी, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। तो दिल्ली के चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक की, जिसमें आप सांसद मालविंदर सिंह काग ने कहा कि यह मीटिंग लगातार होने वाली मीटिंग का ही हिस्सा है। इस मीटिंग का मकसद पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा करना है और पार्टी इकाइयों से फीडबैक भी लेना है। और इसी के चलते पंजाब सरकार आज दिल्ली में 10 फरवरी की कैबिनेट बैठक को स्थगित करने के लिए सीएम भगवंत मान मंत्रियों और विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता पंजाब के सभी सांसद इस दौरान मौजूद थे। बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी इस बार जीत का स्वाद नहीं चख सके हैं। और इसी के बाद अब हार के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने में अब जुट गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद बीजेपी अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर विचार विमर्श में जुट गई है। 27 साल का वनवास खत्म करने वाली बीजेपी किसके सर पर सेहरा बांधेगी, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई नाम चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी किसी महिला विधायक को भी राष्ट्रीय राजधानी का अगला सीएम बना सकती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीत ली, जिसके बाद उसने दिल्ली में 27 साल का सूखा भी खत्म कर दिया। बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने दिल्ली के सीएम पद के दावेदारों को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा कि इस शीर्ष पद के लिए चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि नए मुख्यमंत्री का चयन पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों में कई सक्षम नेता हैं, जिनमें प्रदेश बीजेपी के 2 पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के 1 राष्ट्रीय सचिव और कई पूर्व प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। बीजेपी दिल्ली के इकाई के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने भी नवनिर्वाचित विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान होगा। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनके घर पर मुंबई वर्सोवा पुलिस की एक टीम भी पहुंची। रणवीर ने एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। रणवीर और उसके 4 सहयोगियों के खिलाफ असम में भी केस दर्ज कर लिया गया। असम पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है, वो मुंबई पुलिस के संपर्क में है। रणवीर की आपत्तिजनक टिप्पणी वाला वीडियो भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। वहीं व्यापक पैमाने पर आलोचना होने के बाद यूट्यूबर ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि उन्हें कॉमेडी नहीं आती। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रणवीर समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो महाकुंभ में 49,68,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जबकि 13 जनवरी से अब तक 44.74 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माघ
पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में कोई वाहन प्रवेश नहीं कर सकेगा। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग ही मेला क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को विशेष विमान से प्रयागराज भेज दिया है और 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को भी तैनात कर दिया गया है। सभी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर समीक्षा बैठक की और जिसमें उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा पर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के नियम सख्ती से लागू करें। सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए, ना ही जाम की स्थिति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक शटल बसों की संख्या भी बढ़ाई जाए, पार्किंग स्थलों का उचित प्रबंध किया जाए और प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ इकट्ठी ना हो। तो छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ और इस दौरान जनता अपने वोटिंग से नगर निगम, नगम पालिका और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद कर चुकी है। रायपुर नगर निगम समेत कुल 10 नगर निकायों के लिए मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चला। इस बीच नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवगन ने अपने वार्ड क्रमांक 18 चारपारा कोहड़िया में परिवार के सभी सदस्यों के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद अपनी अमिट स्याही दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि आज कोरबा समेत पूरे प्रदेश में हो रहे नगर निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महापौर का सीधा चुनाव ना कराकर मतदाता भाई बहनों का अधिकार छीन लिया था। बीजेपी ने यह महत्वपूर्ण अधिकार वापस दिलाया। कोरबा के सभी मतदान केंद्रों में लोगों में उत्साह दिख रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां पर संगीन आरोप लगे हैं। एफआईआर के अनुसार अमानतुल्लाह खां ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की कर वांटेड बदमाश को छुड़वाया, साथ ही पुलिस वालों को धमकी भी दी। दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के आरोप में ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार विधायक ने हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने में मदद की थी। एफआईआर के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम जामिया इलाके में वांटेड बदमाश शावेज को पकड़ने के लिए गई थी। शावेज को क्राइम ब्रांच ने ना पकड़ लिया था और इस बीच अमानतुल्लाह खां अपने 20-25 समर्थकों के साथ आए और क्राइम ब्रांच के स्टाफ से बोले कि तुम्हारे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। आरोपी अमानतुल्लाह खां ने कहा कि मैं ऐसी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं मानता और इस दौरान अमानतुल्लाह खां ने आगे कहा कि हमारे आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा यही काम करवा दूंगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। तो सुल्तानपुर में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां केस में परिवादी विजय मिश्रा से जिरह की कार्रवाई पूरी की गई और 24 फरवरी को अब मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई होगी, जहां गवाह से जिरह होगी। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में 5 साल लंबी प्रक्रिया चली और राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब भी किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के 2 मुचलके के साथ जमानत दे दी थी। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में पहुंचे और फिर उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवाया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए थे। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम ने फिटजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 12 बैंक खाते को फ्रीज कर दिया। इन खातों में 11 करोड़ रुपए की रकम मिली। एडीसीपी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस को फिटजी के संस्थापक दिनेश गोयल ने पैन कार्ड से संबंधित विभिन्न राज्यों में 186 चालू बैंक खातों की जानकारी मिली। 20 अभिभावकों ने संस्थान पर आरोप लगाया कि कोचिंग के लिए पूरी रकम लेने के बाद कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाते हैं। नॉलेज पार्क थाना प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। साथ ही लक्ष्मीनगर, गाजियाबाद और नोएडा के सभी सेंटर बंद कर दिए गए हैं। फ्रीज किए गए बैंक खातों से 11 करोड़ 11 लाख 12,987 रुपए की रकम बरामद कर ली गई है।
चलिए, बात हो गया बुलंदशहर से, जहां पर शिकारपुर थाना क्षेत्र में अवैध तमंचे के साथ एक युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक युवक अवैध तमंचे के साथ फोटो ले रहा है। पुलिस की लाखों कोशिशों के बावजूद युवकों में कोई खौफ नहीं दिख रहा है। अवैध हथियार रखने वालों पर कार्रवाई होने के बाद भी युवक फोटो वायरल करने से बाज नहीं आते हैं। अवैध तमंचे के साथ वायरल फोटो में युवक का नाम लवकुश बताया गया है। अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाला युवक शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर हवेली गांव का रहने वाला है। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर लोकेश कुमार की क्या कुछ है रिपोर्ट, चलिए इस पर नजर डालते हैं। अवैध हथियार रखने वालों पर बुलंदशहर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का पूरा मामला है, जहां एक युवक अवैध तमंचे के साथ फोटो में नजर आ रहा है। वहीं दूसरे फोटो में उसके हाथ में कार्टेज भी दिखाई दे रहा है। इस तरह के मामले पहले भी बुलंदशहर में हुए हैं और बुलंदशहर पुलिस ने लगातार कार्रवाई भी की है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी बुलंदशहर पुलिस का कोई खौफ युवाओं में नजर नहीं आ रहा है। लगातार इस तरह के फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। बहरहाल इस फोटो को संज्ञान में लेते हुए बुलंदशहर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस फोटो में युवक नजर आ रहा है, उस युवक की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। बुलंदशहर से लोकेश कुमार। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।